जय हिंद। यूपी स्पेशल में हम लोग उत्तर प्रदेश के भौतिक क्षेत्र को कवर कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के भौतिक क्षेत्र को पहले पार्ट में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की भौतिक क्षेत्र को क्या होता है, भौतिक क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के जो 3 क्षेत्र थे, भाबर उत्तर प्रदेश मतलब कि भाबर और तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिणी पठारी भाग जो था उसको हम कवर कर चुके हैं। उसको हम कवर किए, तो उस वाले पार्ट में हम लोगों ने कवर किया था भाबर और तराई क्षेत्र को कवर किया था। आज हम कवर करेंगे गंगा यमुना का मैदान और दक्षिणी पठारी क्षेत्र को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गंगा यमुना का मैदान। तो इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है जो उत्तर प्रदेश की सहायक नदियां होती हैं, जैसे ताप्ती, गंडक, रामगंगा, यमुना। जो गंगा यमुना की मतलब कि गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं, गंगा की जो सहायक नदियां हैं, उनके उनके सहायक नदियों के द्वारा ही इनका निर्माण हुआ है। जो गंगा यमुना का मैदान है, तो कौन कौन सी नदियां हैं? यमुना है, रामगंगा, गोमती, शारदा, ताप्ती, गंडक। इन नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। किसका? गंगा यमुना के मैदान का निर्माण हुआ है। उसके बाद होता है इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई कितनी हो जाती है? 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। और जो यह गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे मुख्यतः रबी और खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? रबी और खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। और इस क्षेत्र को संरचना के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? संरचना के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला कौन सा हो जाता है? बांगर हो जाता है। और दूसरा कौन सा हो जाता है? खादर हो जाता है। बांगर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बांगर क्षेत्र को पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। और खादर को नई जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। तो बांगर का निर्माण कैसे होता है? अगर ये बहुत पुरानी है तो इसका निर्माण भी होगा। तो इसका निर्माण हुआ था मध्य प्लीस्टोनोसीन काल के दौरान में इसका निर्माण हुआ था। और ये भूमि, ये जो है, ये उच्च भूमि वाले क्षेत्र हैं जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। मतलब कि ये एकदम बाढ़ की से यहाँ की फसल ध्वस्त नहीं हो जाती है कि बाढ़ आई और सारी फसल या को, ये थोड़े ऊंचे क्षेत्र हैं जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, इसलिए यहाँ पे अच्छी फसल होती है। इसलिए इसे उत्तर प्रदेश का अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं दक्षिणी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पठारी प्रदेश, इसे क्या कहा, इसको क्या कहते हैं? इसे बुंदेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है। जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। कुल क्षेत्र इसका कितना है? इसका कुल क्षेत्र है 4500। इसका कितना हो जाता है? 45.200 वर्ग किलोमीटर, इतना इसका क्षेत्र हो जाता है। और उसके बाद इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? मतलब इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। लेकिन विशेष ध्यान देने वाली बात यह हो जाती है कि कुछ स्थानों पर इसकी ऊंचाई 450 मीटर है। जहां पे जैसे पर्वतीय क्षेत्र हो जाते हैं, वहां पे इसकी ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर है। जैसे क्या हो जाता है? मिर्जापुर, सोनभद्र, मिर्जापुर व सोनभद्र की सोनकर व कैमूर की पहाड़ियां, जो सोनकर और कैमूर की पहाड़ियां हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पे जो श्रेणी है, यहाँ पे 400 मीटर तक की, 450 मीटर तक की इसकी ऊंचाई हो जाती है। कितनी हो जाती है? 450 मीटर तक की इसकी ऊंचाई हो जाती है। फिर दक्षिण के पठारी प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां, जो दक्षिण के पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, वो कौन कौन सी नदियां हैं? बेतवा है, चंबल, केन, टोंस, सोन। ये 5 नदियां हैं जो दक्षिण के पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। इसको हम फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी है। बेतवा, चंबल, केन, टोंस, सोन, ये हो जाती हैं। और प्रमुख फसल कौन कौन सी है? प्रमुख फसल में यहाँ पे ज्वार और चना गेहूं होता है। जौ जो होता है और चना गेहूं यहाँ की प्रमुख फसल हो जाती है। इसका निर्माण होता है, इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण विंध्य शैल समूहों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विंध्य शैल समूहों के द्वारा इसका निर्माण होता है। और क्षेत्र, इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ पे लगता है? मतलब इसके उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले तक इसका क्षेत्र है? तो कहाँ तक है? झांसी, जालौन, हमीरपुर, प्रयागराज का करछाना झील, जो इसकी कछराना झील है, प्रयागराज की जो कछराना झील है, यहाँ तक इसका क्षेत्र होता है। और दक्षिणी पठारी क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहले क्या हो जाता है? यूपी में
पहला हो जाता है बुंदेलखंड का पठार और दूसरा हो जाता है बघेलखंड का पठार। अब इसको हम विस्तार से पढ़ देख लेते हैं बघेलखंड को। बघेलखंड का पठार, इसको दो भागों में बांटा गया था दक्षिणी पठार को, बुंदेलखंड और बघेलखंड को। तो बघेलखंड को हम पहले कवर करेंगे। बघेलखंड जो हो जाता है विंध्याचल के पठारी, विंध्याचल के पठार के नाम से जाना जाता है। बघेलखंड को किस नाम से जाना जाता है? विंध्याचल के पठार के नाम से जाना जाता है। यह यूपी राज्य के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। जो यूपी है हमारे, उसके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। और सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज का दक्षिणी भाग इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत कितने क्षेत्र कहाँ तक आता है? कौन कौन सा जिला? सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज का दक्षिणी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। और इस पठार के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी है। क्या है? नर्मदा भ्रंश घाटी कहाँ पे है? बघेलखंड पठार के दक्षिण भाग में क्या है? नर्मदा भ्रंश घाटी है। और यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं कौन कौन से हैं? प्रमुख नदियां हैं सोन, कर्मनासा, बेलन आदि नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी बघेलखंड क्षेत्र में बहती हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं अब बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का क्षेत्र कहाँ कहाँ से लगता है? बुंदेलखंड का क्षेत्र हो जाता है झांसी, जालौन, महोबा, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट। इन क्षेत्रों में इन जिलों से क्या होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र लगता है। और उसके बाद आ जाता है राज्य कौन कौन सा है? राज्य यूपी और एमपी। यूपी से लेकर एमपी तक बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र फैला हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि जो चल्लास घास का मैदान है, जो चल्लास घास है, ये अधिकतम मात्रा में बुंदेलखंड क्षेत्र में ही पाई जाती है।